ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास से हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी स्टार्ट करना है ना। तो ये जो मेंशन्ड अभी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, जो ये हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी का सिलेबस हुआ। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये नंबर सिस्टम और कुछ बाइनरी डिजिट बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे बेस्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है। और उसके बाद का जो ये वाला सेकंड पार्ट है हमारे फर्स्ट यूनिट का, ये हमारे कुछ थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन है हमारे कंप्यूटर्स के, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमें जो फर्स्ट यूनिट का ये वाला जो सेकंड टॉपिक है, ये वाला जो सेकंड थियोरेटिकल पोर्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, बेसिकली ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इसका ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया। देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारे मेडिकल फील्ड हो, है ना, चाहे वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेज हैं, है ना। तो चाहे हम उसको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, चाहे हम उसको इफ़िशियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, है ना। तो इन सारे एडवांटेजेस के कारण हम हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर का हमारे फार्मेसी है, फार्मेसी में हमारे कंप्यूटर का क्या यूज़ है, क्या यूज़ किया जा सकता है, इसके कुछ एनालिसिस के लिए हम लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारे फर्स्ट यूनिट का ये जो सेकंड पार्ट है, जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें आप लोगों को कंप्यूटर के स्टोरेज पार्ट के बारे में कुछ इस डिटेलिंग देखना है। बात समझ में आई सभी को? वैसे ही जो हमारा सेकंड यूनिट अगर आप लोग देखेंगे, तो सेकंड यूनिट में आप लोगों को जो हम कंप्यूटर्स के थ्रू जो बिल वगैरह जनरेट करते हैं, जब हम फार्मेसी में बिल्स वगैरह की बात करते हैं, कोटेशंस वगैरह की बात करते हैं, तो उस समय हम कैसे बिल्स वगैरह कोटेशन वगैरह जनरेट करते हैं, कैसे, तो इसके लिए HTML और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यहाँ पे यूज़ किया गया है ना। तो हमें यहाँ पे इनके प्रोग्राम को नहीं देखना है, हमें यहाँ पे इनके थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। हमें पता होना चाहिए कि HTML क्या है, MySQL क्या है ना, ऑफिस का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे MS Excel का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक इस टॉपिक की तरफ आते हैं, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो जब ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा, उसके बाद किसी एक लेक्चर में मैं जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये सब बड़े बड़े टर्म्स जानने से पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है ना। तो जब तक हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं जानेंगे, तब तक हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह ये सब टॉपिक समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली दो अलग अलग टर्म से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारा इंफॉर्मेशन, दूसरा है हमारा सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है, हम समझ तो सभी रहे हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन अगर मैं इसको एक टर्म में आप लोगों से पूछूं कि इंफॉर्मेशन को डिफाइन करें, तब आप इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक बार सोचिए, इंफॉर्मेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को अगर आप एक टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हमारे काम का डेटा, है ना। इंफॉर्मेशन मतलब हमारे काम का डेटा, यूजफुल डेटा। बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आई है? सपोज आपके पास आज दो कॉपीज आपके पास, दो नोट्स आपके पास रखे हुए हैं, है ना। तो आपका कल जो पेपर है, उसकी जो कॉपी होगी, उसके जो नोट्स होंगे, वही आपके लिए यूजफुल डेटा होंगे।
है ना? क्योंकि अभी आपको रिसेंटली जो आपकी ज़रूरत है, वो तो आपकी वही है जो आपको जिसका पेपर आपका कल है। बात सबको समझ में आई? तो जो हमारे काम की डेटा होती है, जो हमारी रिक्वायर्ड डेटा होती है, यूज़फुल डेटा होता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बात सबको समझ में आई? अगर आप अपने फ़ार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो भी आपके मेडिसिन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, या जब हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम कौन-कौन से कंपोज़िशन वगैरह देखते हैं। तो जिस मेडिसिन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा, वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक? तो अब क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो हमारी मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, या जो भी हम रिक्वायर्ड अभी वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको एक जगह स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो, तो हम उसे वहाँ से एक्सेस कर पाएँ। ठीक है? तो जिस भी प्लेस में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उस प्लेस को कहा जाता है, उस एनवायरनमेंट को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। Information system is a place where all the required information, all the useful informations are gathered, जहाँ पे सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करके रखा गया है। बात समझ में आई? सबको समझ में आई? ठीक है? तो पहले क्या होता था कि पहले कोई भी एक हो सकता है कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट्स रहता होगा, जहाँ पे सभी के बारे में ये लिखा जाता होगा, रिटन डॉक्यूमेंट पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती होगी कि कौन-सी मेडिसिन में कौन-सा कंपोज़िशन है, किसको कब यूज़ किया जाता है, कितनी क्वांटिटी यूज़ की जाती है ना? और किस पर्सन पे उसके कैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस पर्सन पे उसके कैसे एडवांटेजेस होते हैं। बात समझ में आई। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स का यूज़ करने लगे अपनी इस फ़ील्ड में, फ़ार्मेसी फ़ील्ड में, तो हम कंप्यूटर में ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखने लगे। बात समझ में आई? उस सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखने लगे। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम कंप्यूटर्स के थ्रू, जब हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब आप कैसे समझेंगे? इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले सिस्टम समझिए। सिस्टम मतलब होता है एलिमेंट्स, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप। है ना? तो जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स को, जब हम किसी एक जगह, बहुत सारे डेटा को जब हम किसी एक जगह स्टोर करना चाहते हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइस हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है? तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होता है बेटा, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना? और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम कभी भी जो हमें रिक्वायर्ड डेटा हो, उसको 1 सेकंड में हम एक्सेस कर पाएँ, विद इन अ क्लिक हम एक्सेस कर पाएँ। ठीक है? सपोज़ मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस मेडिसिन का इतने से इतनी एज ग्रुप में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सिर्फ़ मैं क्लिक करूँगा और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं निकाल लूँगा। है ना? लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में कहाँ से आएगी? वो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में कहाँ से आएगी? वो इन्फॉर्मेशन भी तो हमें कंप्यूटर में फ़ीड करना पड़ेगा ना, कि 1 एज से लेकर 25 एज तक के बीच में अगर ये मेडिसिन दिया गया था, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आए थे, क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज आए थे, है ना? क्या मेडिसिन ने कैसा काम किया था? तो ये कंप्यूटर के पास तो अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगी, हमें कहीं न कहीं से तो इन्फॉर्मेशन को लाके कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। है ना? तो हम अपने कंप्यूटर में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेके अपने कंप्यूटर में फ़ीड करते हैं, अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। क्लियर बात सभी को? इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को लाकर एक जगह स्टोर करना ही हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है? और जिस जगह हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हो गया। है ना? तो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उसको लाने के तरीके को कहा जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है? छोटी-छोटी पॉइंट्स है बस। अच्छा, अच्छा ये आप लोग सोचिए कि ये जो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर बनाना था, ये इतना ज़रूरी क्यों था? इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों थी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर बनाने की?
ना? अगर मैं आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बोलूँ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, तो आप इसको 2 टर्म्स में आप लोग सीधे-सीधे इसको बता सकते हैं। 2 पॉइंट्स में आप इसको सीधे-सीधे बता सकते हैं। फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है? नोट कर लीजिएगा कहीं। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगर मैं आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंस बोलूँ, तो पहला होगा फॉर डिटेल्ड एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। है ना? डिटेल्ड एनालिसिस मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट है, कैसा है, किस से किस एज ग्रुप को उसको दिया गया था, है ना? और कितनी कॉस्ट आई थी, है ना? कितनी कॉस्ट आई थी, कितने टाइम में वो मेडिसिन बन के तैयार हुई थी, है ना? और कहाँ-कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है? तो ये जो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी पहली इम्पोर्टेंस है अपने सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, क्योंकि बहुत ही विदिन सेकंड में हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा डिसीजन मेकिंग, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम चीज़ों को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बहुत आसानी से सॉर्ट आउट मतलब क्या है? जैसे मैं 2 अलग-अलग मेडिसिन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डाला, तो मैं सीधे सिस्टम से बहुत मैं इन्फॉर्मेशन देख के मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूँ कि जब दोनों का सेम यूज़ किया जा रहा है, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग सेम ही है, सिर्फ़ कंपाउंड अलग है, केमिकल कंपाउंड अलग है, लेकिन दोनों का यूज़ कैसा किया जा रहा है, किस में किस मेडिसिन का ज़्यादा एडवांटेज है, किसकी कॉस्ट कम है, किसकी ज़्यादा है ना? तो ये जो कंपैरिज़न है, मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन-सी मेडिसिन ज़्यादा सूटेबल है पेशेंट के लिए और कौन-सी मेडिसिन ज़्यादा आसानी से तैयार की जाती है, रॉ मटेरियल्स कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो सारी डिसीज़न्स है बेटा, ये सारी डिसीज़न्स हम बहुत ही क्विकली गैदर कर सकते हैं, है ना? तो दिस वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई? अगर मैं आप लोगों को पूछूँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये किससे मिल के बना हुआ है ना? तो बेटा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर तो आप लोग सीधे-सीधे समझिए कि ये कुछ ना कुछ प्रोग्राम होंगे, है ना? तो जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो प्रोग्राम्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है, सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन होता है, प्रोग्राम के जो सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन होता है, उसी को तो हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा ही होता है ना? प्रोग्रामिंग के जो सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जब हम लोग बहुत सारी लाइन्स को आपस में ऐड कर देते हैं, तब हमारा प्रोग्राम बनता है। और इन प्रोग्राम को जब एग्ज़ीक्यूट कराते हैं, तो जब हम कोई इनपुट देते हैं, तो उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है? सपोज़ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंडमली कुछ भी डाल दिया, 1 3 5 7, और मैंने प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि 1 के बाद 2 डेटा आ जाए, 2 के बाद 3 का डेटा आ जाए, 3 के बाद 4 का डेटा आ जाए। तो जैसे ही मैं कुछ भी रैंडम डेटा डालूँगा, आउटपुट तो मुझे सीक्वेंशियल फॉर्म में मिल जाएगा। बात सबको समझ में आई? तो प्रोग्राम का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो लाइन्स की सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन होता है, इन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है बेटा, अगर मैं इसके अंदर के आपसे एलिमेंट पूछूँ, ये पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन-किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर मैं आप लोगों से पूछूँ, एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर में अगर आप लोगों से पूछूँ, तो आप लोग कहीं पे नोट कर सकते हैं, है ना? तो देखो, इनमें बेसिकली 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, या 3 चीज़ों के थ्रू, 3 पैरामीटर्स के थ्रू, 3 एलिमेंट को जब हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं बेटा, तब ये हमारा पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है ना? इसमें आप लोग ऐसा समझिएगा, पहला पहला एलिमेंट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ना? दूसरा कौन-सा हुआ? एलिमेंट हुआ जो हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे सिस्टम के अंदर डालता है ना? और तीसरा एलिमेंट क्या हुआ हमारे सॉफ्टवेयर का? वेल प्लान्ड, जो हमारे प्रोग्रामिंग को तैयार करता है ना? अब इसको आप लोग समझिए, बहुत आसानी से समझिएगा। देखिए, जो आप लोगों को तीसरा, अगर थोड़ा तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी भी दिक्कत आई होगी, तो इसे आसानी से ऐसे समझिए। जैसे मैंने अपने डेटा को कंप्यूटर में डाल दिया कि ये वाला डेटा इस स्टेट का, ये इस स्टेट का, ये इस स्टेट का है। ठीक है? अब मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया कि मिडल ज़ोन में इस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, अपने डेटा को एक प्लान्ड वे में स्टोर कर लिया है। तो जैसे ही मैं मिडल ज़ोन में जाऊँगा, तो हमें मिडल ज़ोन में जितने भी स्टेट आते हैं, सारे स्टेट में जो हमारे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मुझे पता चल जाएगा।
बात समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है ना? पहला एलिमेंट वो है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स, ठीक है? दूसरा एलिमेंट वो है जो इंफॉर्मेशन लेके हमारे कंप्यूटर में फीड करता है, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स कह सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज वेल प्लान्ड प्रोसेस कह सकते हैं हम लोग तीसरे एलिमेंट को, है ना? ये वेल प्लान्ड प्रोसेस, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनली जो भी हमारे प्रोग्रामर्स होंगे वो हमारे इसको इसमें आते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक से मैनेज कर रहे हैं, है ना? तो इनके थ्रू हमारे पूरा पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है। बात आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होगी। बात यहाँ तक काफ़ी कुछ क्लियर है सभी को? ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें कुछ जो यहाँ पे पीपीटी अगर आप यहाँ पे देखें, तो कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल लाइन्स गिवन है ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, है ना? आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल एड टू एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैंस मेकिंग हिम मोर इफेक्टिव इन हिज वर्किंग। इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन प्रिंसिपल ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, सब उस सिस्टम के थ्रू सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, मतलब सारे डेटा को समझ पाएँ, ले पाएँ, है ना? इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होगा बेटा कि जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे ना, सभी लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? ठीक है? और क्या पॉइंट गिवन है यहाँ पे, इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू मॉनिटर द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हमें क्या काम चल रहा है, कितनी इफेक्टिवनेस है, ये सब हमें पता चलेगी, है ना? टू यही मेंशन किया कि टू आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी एंड अपडेटिंग इट टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बात सबको समझ में है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी लिमिटेशंस आई थी पिछली बार, है ना? या पिछली बार कोई भी जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो उसको बनने में कितना टाइम लगा था, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, है ना? और क्या क्यों डिले क्यों हुआ था, है ना? लेट क्यों हुआ था उसको बनने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है? तो इसके थ्रू क्या होगा कि अगली बार हम जब बनाएंगे तो हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है? अच्छा, तो जो हमारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के जो तरीके होते हैं बेटा, है ना? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? सपोज़ मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, है ना? तो मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं किसी को दे दूँगा, तो जिसको भी मैं दूँगा इन्फॉर्मेशन, वो क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में फ़ीड कर देगा, तो वो हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया, जिसने इन्फॉर्मेशन को लेके सिस्टम में डाल दिया। और थर्ड वाला पर्सन कौन है, जो हमारे वेल प्लान्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा है ना? मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक से हैंडल कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ठीक से ग्रुप कर रहा है, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी की भी इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी रख दिए। बात सबको समझ में आई? ठीक है? तो जब भी बेटा हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स टू टेक आउट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेस, बहुत सारे अलग-अलग जगह से इन्फॉर्मेशन को लेने के तरीके को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहा जाता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, जैसे इंटरव्यू हो गया यहाँ पे। इंटरव्यू मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू सभी समझते हैं, है ना? वन बाय वन कम्युनिकेशन होता है या वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? इसमें जो भी इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी एक टाइम लिमिटेशन होती है प्रोवाइड करने की। मतलब अगर मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में जो भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ आप उसका क्वेश्चन का आंसर 1 दिन बाद 2 दिन बाद दे रहे हो, है ना? क्योंकि यहाँ पे एक टाइम लिमिटेशन है, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा आप उसको तुरंत आपको उसको आंसर करना होगा, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है, बोथ द सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम यूजर मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड एंड हैव एनफ
of free time, system analyst must write down the responses of user during the process of interview. है ना? तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं, है ना? वो हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक पर्सन से लेते हैं, जो भी हमारे सिस्टम यूज़र होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को किसी पर्सन से लेते हैं इंटरव्यू के थ्रू, है ना? और उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर कराते हैं। अब इंटरव्यू में आप आंसर देना चाहेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आप आंसर दिया, आपके आंसर देने के तरीके को मैं 2 टाइप में डिवाइड कर दूँगा, है ना? जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया, क्वेश्चन पुट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ द क्लोज़ टाइप एंड द सेकंड वन इज़ द सजेशन और रिप्लाई टाइप, है ना? तो आप इसको ऐसे समझिए बेटा कि जो हमारा इंटरव्यू में आंसर देने के तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं, है ना? एक को कहा जाता है क्लोज़ टाइप, एक को कहा जाता है ओपन टाइप, ठीक? तो ओपन टाइप मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे थोड़ा-सा क्वेश्चन किया हूँ और आप पूरा-पूरा इतना लंबा आंसर दे दिए हैं कि पूरा मतलब बहुत बड़ा आंसर दे दिया आप उसका, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ओपन। मैं आपसे एक चीज़ पूछा हूँ, आप मुझे 10 चीज़ बताएँ, ठीक है? तो इस टाइप के इंटरव्यू को कहते हैं हम लोग ओपन टाइप इंटरव्यू, कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन माँगी है अपने रिसोर्स से, रिसोर्स ने उस एक इन्फॉर्मेशन की जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, आस-पास की सारी तमाम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और क्लोज़ टाइप इन्फॉर्मेशन क्या क्लोज़ टाइप इंटरव्यू क्या कहलाएगा बेटा? क्लोज़ टाइप इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यू कहलाएगा जैसे आप लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आप लोग वाइवा देते हैं, येस और नो, है ना? इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसके आंसर सिर्फ़ येस और नो में होते हैं। जैसे क्या ये मेडिसिन यूज़फुल है? यस। क्या ये मेडिसिन यूज़फुल नहीं है? जो भी आप आंसर रहेगा। क्या ये 1 साल में बन के तैयार हो सकती है? क्या ये 2 महीने में बन के तैयार हो सकती है? क्या इसका ऐसे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है? क्या कंपोनेंट आपने पूरे यूज़ किए? तो इस टाइप के जो भी होते हैं बेटा, ये सारे हमारे क्लोज़ में कहलाते हैं, जिसमें आप आंसर येस और नो में देते हैं। बात सबको समझ में आई? ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के सेकंड तरीके को एनालिसिस करने वाले हैं। क्या तरीका है यहाँ पे? क्वेश्चनायर। क्या तरीका है यहाँ पे बेटा? सेकंड तरीका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का क्या मेंशन किया गया है? क्वेश्चनायर, है ना? ये क्वेश्चनायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? क्वेश्चनायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनायर मतलब क्या होता है बेटा कि मैंने आप लोगों इंटरव्यू में क्या है, आप लोग मेरे आमने-सामने बैठे हैं, आप जो मैंने पूछा आप लोगों ने तुरंत आंसर दिया। तो इसमें इफ़ेक्टिवनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मैंने आपसे जो पूछा आपने वैसा ही आंसर दिया। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है क्वेश्चनायर। इसका क्यों यूज़ किया जाता है? जब जो हमारे रिसोर्स होते हैं, वो हमसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, वो हमारे डायरेक्टली हमें हमारे आमने-सामने बातचीत नहीं हो सकती, तब हम क्या करते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उनको हम सेंड कर देते हैं। है ना? जैसे आपने व्हाट्सएप कर दिया या आपने ईमेल कर दिया। एक आपने बनाया कि ये क्वेश्चन का आंसर दो और आपने उसको उनको ईमेल कर दिया। अब सामने वाला जब देखेगा तब तो उसको जो भी हमारा रिसोर्स है, वो जब उसको देखेगा तभी उसको आंसर देगा। उसके पास कोई टाइम की ऐसी लिमिटेशन तो है नहीं, है ना? और साथ ही साथ ये भी है बेटा कि अब जो जब वो आंसर दे रहा है, वो उस समय उसकी प्रेज़ेंट सिनेरियो कैसी है, इस पे भी उसका आंसर डिपेंड करेगा। है ना? तो इसमें इफ़ेक्टिवनेस हमारे आंसर की कम हो जाती है। तो क्वेश्चनायर उतना इफ़ेक्टिव नहीं है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, जितना इफ़ेक्टिव हमारा इंटरव्यू है तरीका। है ना? तो इसमें हमारी इफ़ेक्टिवनेस कम रहती है ना? इसमें हमारी इफ़ेक्टिवनेस कम रहती है, लेकिन अ, इसका एडवांटेज क्या है? यहाँ पे देखिएगा, दिस मेथड हैज़ द एडवांटेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन। है ना? मैंने आप लोगों को सिर्फ़ एक क्वेश्चनायर दिया जिसमें आप लोगों को बहुत ही लंबा निबंध लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ़ बहुत ही शॉर्ट आउट, जैसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाला पढ़ते थे ना, आप लोगों को सिर्फ़ वैसे ही आप लोगों को आंसर देना है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन। है ना? तो ये पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। इट सेव्स टाइम ऑफ बोथ। ये हमारे टाइम सेव करता है। टाइम सेव कैसे? मतलब अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक टाइम लिमिटेशन होगी जिसमें हमारा रिसोर्स और जो हमारे सिस्टम यूज़र है दोनों आस सामने होंगे। लेकिन इसमें तो हमारे कोई ऐसे टाइम की बाउंडेशन नहीं है ना? दोनों अपने कन्वीनियंस के, मैं आपको अभी ये वाला आपने जो मेरा अभी प्रेज़ेंट लेक्चर है, वो अभी आप देख रहे हैं, तो हो सकता है आप मेरे वीडियो पे रिप्लाई आप 2 महीने बाद करें, हो सकता है साल भर बाद करें, हो सकता है ना भी करें। तो ये तो हमारे जो भी रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जब
आप रिसोर्स हैं, और जब आप रिप्लाई करें, कमेंट करें, उस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सिनारियो क्या है, क्या आपके एग्ज़ाम है, क्या आप फ्री हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप मुझे कैसा आंसर कर रहे हैं। बात समझ में आई बेटा? क्वेश्चन आया सभी को, है ना? तो ये जनरली रिटन फॉर्म में होता है, ठीक? लेकिन इसकी बेटा इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती है। ये हमेशा मिसलीड करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को। ये जो क्वेश्चन आया तरीका है, ये हमेशा मिसलीड करता है ना? यहाँ पे देखिएगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ टूल्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू है, ऑन-सेट ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्वेश्चन आयर है ना? ये सब थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग नोट कर सकते हैं। है ना? डॉक्यूमेंट रिव्यू मतलब होता है कि जब बहुत सारे आपने एक बहुत सारे जब हमारे पास बहुत सारे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उससे चेक करना, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट रिव्यू कहते हैं। ठीक? ऑन सेट ऑब्जर्वेशन और ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन ही है एक तरीके का। ठीक है? यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम गोल्स। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसके दो गोल होते हैं, एक हमारी डिसीजन मेकिंग, एक हमारी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही शायद बताया है ना, कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उसके क्या दो एडवांटेज होते हैं। एक ये होता है कि इससे हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारी कंपनी होती है, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है सिस्टम के इंफॉर्मेशन से कि हमारी मेडिसिन काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, क्या ड्रॉबैक थे, क्या डिसएडवांटेज थे, कितने कॉस्ट आई थी, कितना फ़ायदा हुआ था, है ना? वैसे डिसीजन मेकिंग, जब हम दो अलग अलग मेडिसिन के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ठीक है, नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आया? सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब अपने आप थियोरटिकल नॉलेज के लिए याद रखिएगा ना, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। दीज आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सच एज इंट्रेंसिक, टाइमलीनेस, एक्सेसिबिलिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना? इंट्रिंसिक मतलब आप लोग समझ सकते हैं ये कि एरर फ्री, है ना? इंट्रिंसिक मतलब एरर फ्री होते, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अपनी डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एरर फ्री होती है ना? टाइमलीनेस मतलब हम टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, तो टाइम पंक्चुअलिटी इज़ देयर। ठीक है? एक्सेसिबिलिटी इट मीन्स दैट ईज़ी टू यूज़, हम उसको जब चाहे, जब हमारा मन करे तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड द कॉन्टेक्सचुअल ऑल्सो। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, और वी कैन से ये हमारे सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर की कुछ डेफिनेशन है, आप नोट करना चाहें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इट मीन्स दैट एनी सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्ड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, एंड इट इज़ ऑलवेज यूज टू परफॉर्म एनी डिजायर्ड टास्क। जब हम बहुत सारी लाइन्स को, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली लाइन्स को आपस में जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, तो इसे प्रोग्राम कहते हैं बस, है ना? और इस प्रोग्राम को के थ्रू जब हम कोई इनपुट देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो इसको हम लोग, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ध्यान रहेगा ना सभी को यहाँ तक? ठीक? नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। Which one? Which one? First one is the system software and the second one is the application software. फर्स्ट वन इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? देखो, जब हम कंप्यूटर परचेस करते हैं ना, तो उस समय तो हमारे कंप्यूटर में कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारा कंप्यूटर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जब हम अपने अपने कंप्यूटर को वापस से इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाला जाता है ना? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट करता है। जैसे आप अपने जब कंप्यूटर को खरीदेंगे तब भी वहाँ उसमें ब्लूटूथ काम करता है ना? तब भी उसमें नेट एक्सेस हो सकता है ना? होता है ये सब। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने उसमें कुछ ड्राइवर्स डाले। ड्राइवर्स मतलब हु ड्राइव्स, जो ड्राइव करता है। किसे ड्राइव करता है? जो ब्लूटूथ को ड्राइव करता है, मतलब जो ब्लूटूथ को चलाता है ना? तो हम कुछ प्रोग्राम उसके अंदर डालते हैं बेटा, तो इन प्रोग्राम्स को ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है
ना, जैसे विंडोज़ हो गए, लाइनक्स हो गया, है ना, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। Now what is the application software? Application software, it is that which is manufactured to perform any desired application, which is manufactured to work in any desired application, है ना, किसी एक डिजायर्ड एप्लीकेशन को वर्क कराने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे 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 आप कैसे समझिए इसे, जैसे 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 आप लोगों को कंप्यूटर में टाइपिंग करना है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें डालेंगे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है, आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करेंगे और डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं डालते तब भी क्या आपका कंप्यूटर की वर्किंग में कुछ कमी आती? नहीं, आपका कंप्यूटर तो काम करता, बस ये है कि आप लिखने वाला काम नहीं कर सकते थे, है ना। तो लिखने वाला जो एप्लीकेशन था उसको करने के लिए आप लोगों को लिखने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ेंगे। तो इन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विच इज़ यूज टू परफॉर्म एनी डिजायर्ड एप्लीकेशन। अगर हमें लिखने वाला काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे, जिससे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटीज वगैरह सारे एक साथ हम लोग काम कर सकें। बात सबको समझ में आई है? ठीक है। तो these are the type of software. Now these all are the requirements, these all are the requirements of system. First one is the these all are the requirements, है ना, जो हमारा टॉपिक था ना, रिक्वायरमेंट हमारा टॉपिक था से इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट टॉपिक है ना, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो भी हमें हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड द सेकंड वन इज यूजर रिक्वायरमेंट, है ना। तो जो हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट है बेटा, मतलब कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर रिक्वायरमेंट मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इस ये भी हमारा 3 पार्ट में आता है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, डोमेन। ये भी यूज़र रिक्वायरमेंट हमारे 2 पार्ट में आता है, फंक्शनल और हमारे नॉन फंक्शनल, है ना। अब मैं सबसे पहले यूज़र रिक्वायरमेंट बताता हूँ। यूज़र रिक्वायरमेंट मतलब हो गया कि मैं जो मेडिसिन बनाना चाह रहा हूँ, उसको बनाने के लिए उसको बनाने के लिए उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स हैं और जो भी चीज़ें हम चेक करना चाह रहे हैं, वो सब हमारी उस मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती है कि हमारा उसको हम बना सकते हैं कि नहीं, ये हमारी फंक्शनल के अंदर आती है। नॉन फंक्शनल के अंदर आती है कि उसको बनाने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, हमें कितना टाइम लग रहा है ना, हमें हमें कितना टाइम लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, ये सब हमारी नॉन फंक्शनल के अंदर आती है। वैसे अगर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर की बात करूँ तो फंक्शनल अंदर क्या आएगा, सपोज मैं कोई मेडिसिन बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस मेडिसिन को बनाने के लिए क्या हमारा सिस्टम उस मेडिसिन के कंपोजिशन तैयार कर सकता है ना, ये सब फंक्शनल के अंदर आता है। नॉन फंक्शनल मतलब ये हमारी टेक्निकल से अलग रहेगी, है ना। टेक्निकल से अलग रहेगी मतलब कि हमें इसमें आएगा कि जो भी ये बनाना होगा उसके लिए हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में डालनी होगी, है ना, कितनी सारी अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालनी होगी। और ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब हमें नॉन फंक्शनल के अंदर आती हैं। वैसे डोमेन के अंदर कुछ लीगल इशूज़ आते हैं, है ना। लीगल इश्यूज़ कहने का मतलब होता है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो हमें कहाँ-कहाँ से उसकी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, ये सब हमारी डोमेन के अंदर आते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नाउ दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। नाउ दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। These are technical, economic, political, operational, behavioral, है ना। फिजिबिलिटी एनालिसिस मतलब होता है बेटा, हम ये चेक करते हैं कि ये बन पाएगी, जो भी हम मेडिसिन बनाने जा रहे हैं वो बन पाएगी कि नहीं भैया, है ना। अगर वो बन पाएगी कि नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं कि उसका केमिकल कंपोजिशन है कि नहीं है, तो ये सब हमारी टेक्निकल के अंदर आती है। बात सबको समझ में आई। इकोनॉमिक
पॉलिटिकल फिजिबिलिटी के अंदर आएगी, क्या उसके लिए जितनी कॉस्ट लगेगी हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसको बियर कर सकता है कि नहीं, हमारी कंपनी उसको बियर कर सकती है कि नहीं, हमारी कंपनी उतने पैसे खर्च कर सकती है कि नहीं, ये सब इकोनॉमिकल के अंदर आएगी। पॉलिटिकल के अंदर क्या आएगा बेटा, पॉलिटिकल के अंदर जो मैंने अभी आप लोगों को लीगल इश्यूज बताए थे ना ऊपर, है ना, उसी से आप डोमेन जो बताया था उसी से आप लोग वो करेंगे कि सबसे पहले जो हम मेडिसिन बना रहे हैं भैया क्या है गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी कि नहीं। पता चला मैंने एक हेडेक की कोई मेडिसिन बनाई है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल ही नहीं दिया, बोला कि इसमें ये वाला जो कंपोजिशन है वो हार्मफुल है। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉलिटिकल फिजिबिलिटी के अंदर आते हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर देखें, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर देखेंगे कि सपोज़ मैंने आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया आपको एक हेडेक वाली मेडिसिन बना के तैयार करनी है 3 महीने में, ठीक है? 2 महीने आपकी कंपनी बढ़िया से काम कर रही है, लेकिन तीसरे महीने में मैं आपकी कंपनी को जाके बोल दिया कि अब उसमें एक कंपोनेंट और ऐड कर देना ताकि वो सर्दी और बुखार की दवाई भी बुखार वाला भी जो भी हमारा कवर हो जाए उसमें। आपकी मेडिसिन लूँ तो सिर दर्द, बुखार और सर्दी तीनों कवर हो जाए। अब आप लोग तो बना चुके थे, 2 महीने में काफ़ी कुछ काम हो चुका है। अब आप क्या फिर से कुछ वो कर सकते हैं कि नहीं? उसके फिर से ये कंपोनेंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि नहीं? है ना? तो दीज़ आर द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है? नाउ लास्ट वन इज़ द बिहेवियरल फिजिबिलिटी। बिहेवियरल फिजिबिलिटी तो ये तो पूरे हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना बेटा? ऑर्गेनाइज़ेशन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन उसको कर पाएगा कि नहीं, है ना? हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाने में, हमारी कंपनी उसको बनाने में कितना टाइम लगेगी, हमारी कंपनी के लोगों को वो आता है कि नहीं, वो मेडिसिन बनानी आती हैं कि नहीं बन आती हैं। बात सबको समझ में आई? बनाने का तरीका हमारी कंपनी के लोगों को आता है कि नहीं आता। अगर हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग नहीं हैं हमारी कंपनी में, 20 की जगह अगर 5 ही लोग हैं, तब क्या हम डिज़ायर्ड टाइम में अपनी कंपनी में डिज़ायर्ड टाइम में मेडिसिन की डिलीवरी कर देंगे क्या? है ना? तो ये जो हमारे टाइप है बेटा, ये हमारे फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर आते हैं। है ना? तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है? जो-जो मैंने आप लोगों को बताया है, उसको तैयार करना है। टेक्निकल मतलब केमिकल कंपोनेंट, इकोनॉमिकल मतलब पैसे हैं कि नहीं, पॉलिटिकल मतलब जो हमारी सरकार है वो उसको अप्रूवल देती है कि नहीं, है ना? ऑपरेशनल मतलब पहले हमने कुछ और काम दिया था, बाद में उसको थोड़ा-सा पहले यूज़र ने कंपनी को कुछ काम दिया पहले पर्सन ने कंपनी को कुछ काम दिया था, बीच में बोल दिया कि नहीं इसके साथ-साथ ये भी कर दो, तो कंपनी क्या उसको ऑपरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ऐसी कंडीशंस को। बिहेवियरल मतलब कंपनी के पास इतने स्किल्ड लेबर हैं कि नहीं, स्किल्ड वर्कर हैं कि नहीं कि वो उस मेडिसिन को बना पाएँ, है ना? अगर कोई एब्सेंट हुआ तो क्या करेंगे? है ना? तो ये जो बेटा हमारे सारे टाइप हैं, ये सब हमारे फिज़िबिलिटी एनालिसिस के टाइप हैं। ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक? मैंने कुछ नोट्स और निकाले थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ये आपके काम आएगी आगे। है ना? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में अपने कॉपी में अच्छे से वेल प्लान्ड नोट्स बना लीजिएगा इसके। ठीक है? मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया इसमें। पहला तरीका क्या था? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। क्या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे-कैसे किए जाते थे? इंटरव्यू से किए जाते थे, है ना? इंटरव्यू के लिए पहले अब यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे एक नया एक टर्म आप लोगों को और मिलेगा कि दीज़ आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ एनी पर्सन। हमें ये भी तो डिसाइड करना होगा कि हमें किस पर्सन का इंटरव्यू लेना है ना? और ये इन्फॉर्मेशन मेथड जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ओपन टाइप, क्लोज़ टाइप, ठीक है? तो आप कभी भी वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बीच में और ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना? मैं इसलिए स्क्रीन को धीरे-धीरे मूव करा रहा हूँ, ठीक? ये जो क्वेश्चन आयर है, क्वेश्चन आयर से रिलेटेड आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नाउ द प्रॉब्लम इन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन फॉर सिस्टम मॉडलिंग, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक? तो आई थिंक जितना भी मुझे समझाना था इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। सो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर भी कुछ भी दिक्कत होगी तो आप लोग डेफ़िनेटली रिप्लाई कीजिएगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को आंसर करूँगा, ठीक? ओके।